बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। करप्शन की लानत से छुटकारा और गरीबों की जंग लड़ने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो की अपनी ही पार्टी पर अरबों की करप्शन करने वालों का राज। भुट्टो की सियासत का महवर अवाम, जबकि आसिफ अली जरदारी की सियासत का महवर डॉक्टर आसिम, शर्जील मेमन और अयान अली। डॉक्टर आसिम और अयान अली की रिहाई, शर्जील मेमन की जमानत मंजूर होने के बाद आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुखालिफिन को ललकार, अगला इलेक्शन भी जीत लेने का बहुत बड़ा दावा कर बैठे। बिलावल भुट्टो की जानिब से 462 अरब रुपए की करप्शन के इल्जामात करने वाले डॉक्टर आसिम को सियासी कैदी करार देने पर पीपल्स पार्टी का बचा कुचा नजरियाती कारकुन भी शायद अपनी उम्मीदें तोड़ बैठा है। भुट्टो की बरसी के मौके पर मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करने वालों ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम के साथ कैसा और क्या सलूक किया। क्या अब की बार आलमी और मकामी एस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ अली जरदारी को इख्तिदार में लाने के लिए कोई नया पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया है? पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमतों में कौन सा ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है जिसकी बिना पर अब की बार अवाम से वोट मांगने के लिए जाएंगे? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इमरान खान की बात करेंगे। इमरान खान की जनरल कमर जावेद बाजवा से होने वाली मुलाकात के बाद मुख्तलिफ सियासी हलकों में चहमगोइयां जारी हैं। माजी में इमरान खान पर साबिक ISI के चीफ जनरल पाशा से खुफिया मुलाकातों का इल्जाम भी लगता है। नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान तक फौजी सरबराहान से होने वाली खुफिया मुलाकातों का आखिर फायदा क्या होता है? किस एजेंडे पर यह मुलाकातें की जाती हैं? और जनरल कयानी की 2013 के इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब से होने वाली खुफिया मुलाकातों का एजेंडा क्या था? क्या जनरल कयानी ने नून लीग को 2013 के इंतखाबात जितवाने के लिए वाकई कोई किरदार अदा किया था? डिटेल्स इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब बात करेंगे। आज जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी थी और बहुत बड़े दावे किए, आसिफ अली जरदारी ने भी किए, बिलावल ने भी किए, लेकिन जब सियासत का महवर ही तब्दील हो गया हो तो किस चीज़ के लिए, जीत के लिए आप सामने आएंगे? पता नहीं। 4 अप्रैल जो है, ये भुट्टो साहब की जो फांसी थी वो पीपल्स पार्टी का सिर्फ सानिया नहीं था, वो अपने ज़माने में कौमी सानिया था। बेशक। और वो लोग जो उस वक्त इनके मुखालिफ भी थे बेताशा, उनमें से जर्नलिस्ट अभी जिस तरह शामी साहब और बड़े मैं नाम ले सकता हूँ, जो कि उस ज़माने में बहुत इनके बड़े मुखालिफ थे और इनकी फांसी को जस्टिफाई करते थे उस ज़माने में। वो भी लोग, इनके तमाम नाकदीन भी अब अपना तारीख़ के मतलब भुट्टो साहब के मतलब अपने ख़यालात बदल चुके हुए हैं कि वो उनकी जो थी खराबियाँ अपनी जगह थी उनकी, मगर उनकी जो खूबियाँ भी थी या जो वो सिंबलाइज करते थे पाकिस्तान के गरीब आदमी को ख़ास तौर पे एक शऊर देने के लिए जो उनकी खिदमत थी। मैं वो न्यूक्लियर और बाकी चीज़ें की बात नहीं कर रहा, मगर जब आसिफ जरदारी साहब से मैं सुनता हूँ भुट्टो साहब के मतलब, तो मेरे जैसे हम उस जनरेशन से हैं, 80s की 70s की जनरेशन से, तो मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दे। और मैं ये कहता रहता हूँ कि मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त बुरा ना मनाया करें, क्योंकि मैं इसको ZPP कहता हूँ। ये जरदारी पीपल्स पार्टी है, इसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये 4 अप्रैल नहीं मनाई जाती, मैं समझता हूँ कि ये 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर वो तारीख थी जब आसिफ जरदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की ज़िंदगी में उनकी शादी हुई, उनकी ज़िंदगी में आए। उस दिन से पीपल्स पार्टी का ज़वाल शुरू हो गया। और जो भुट्टो साहब ने फांसी दे के अपनी जान का नजराना दे के पीपल्स पार्टी को ज़िंदा किया था, और वो जो था कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, वो भुट्टो निकलते थे। मगर वो जिस दौर में निकलते थे वहाँ आसिफ जरदारी तो कहाँ थे? वहाँ पे पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक़ था? इनके वालिद साहब को आकिब अली जरदारी साहब मरहूम जो थे, 70 में ज़ाहिर है वो मेंबर थे, MNA थे। 77 में भुट्टो साहब ने उनको टिकट नहीं दी थी, इस गुस्से में कि फिर वो ANP ज्वाइन कर गए थे। फिर उनको बिल्कुल कोई उनका पीपल्स पार्टी, जबकि लोग पीपल्स पार्टी के लिए जान निसार कर रहे थे, कुर्बानियाँ दे रहे थे, ये उस ज़माने में एक इस्टेब्लिशमेंट के कैंप में थे। बहुत कम लोग भूल गए हैं इस चीज़ को, याद नहीं लोगों को रहा कि 85 के इलेक्शन में जो कि पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था, उसमें हाकिम अली जरदारी साहब ने MNA का इलेक्शन लड़ा था और आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी का MPA का इलेक्शन लड़ा था। और उनको 250-300 वोट मिले थे टोटल। ये इनकी ज़ाती वर्थ थी।
और ये उस दौर में जब पीपल्स पार्टी के लोग 4 अप्रैल मना रहे थे और वो कोड़े खा रहे थे, जेलें दे रहे थे, फांसियों पे लटक रहे थे, तो ये उस वक्त मजलिस शुरा के मेंबर बनना चाह रहे थे और इनको फिर भी 250 वोट मिले थे। वो तो फिर 18 दिसंबर हो गई और ये इनकी बेनज़ीर साहबा से शादी हो गई, तो आज उनके वो वारिस बन गए हुए हैं। तो हम तो इनको जिम्मेदार ठहराते हैं कि मैं नहीं सोचता था कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं वो दिन दिखूंगा कि पीपल्स पार्टी रेलेवेंट हो जाएगी। ये क्रेडिट आसिफ ज़रदारी का साहब का जाता है। तो उसके बाद ये जो डायलॉगबाजी इनको अब ज़रूरत पड़ गई है, पुरानी पीपल्स पार्टी और कुछ नहीं रहा, वन कार्ड आफ्टर अनदर ख़त्म हो गया, तो अब ये 4 अप्रैल याद आ गई, भुट्टो साहब याद आ गए। और मैं हंस रहा था उनकी बातें सुन के कि जी मैं 15 दिन पंजाब में रह के आया हूँ तो मैंने कमाल कर दिया है, और वो जो है मैं प्राइम मिनिस्टर आपको डिलीवर करूँगा। भाई साहब डिलीवर करने का देखेंगे। अभी वो एक लैंड माफिया के जो घर दिए हुए हैं उनमें रह के बातें कर रहे हैं। जरा एक जलसा तो पंजाब में करके दिखा दें। वो रैलियां जो निकाली थी, कितने लोग थे, सबको वो मैं पता कहता रहता हूँ कि लकी रानी सर्कस जितने फैसलाबाद में लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, तो आसिफ ज़रदारी साहब जाए ना एक मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा करके दिखाएं, तो फिर मैं मानूं। कोई ये कितने साल हो गए हैं, कोई मेरा 8-9वां साल है कि इनका कोई जलसा नहीं हुआ जब से वो आए हुए हैं। लास्टली कि वो क्रेडिट ले रहे थे, उनका ये बड़ा अपने मतलब इंप्रेशन, और बड़े लोग कह रहे हैं जी जोड़ तोड़ का बादशाह, और वो खुद भी बिलीव करते हैं कि मैंने देखे मेजॉरिटी ना होने के बावजूद रज़ा रब्बानी को सेनेट चेयरमैन बना दिया। भाई साहब वो सेनेट चेयरमैन, वो बेचारे रज़ा रब्बानी को मजबूरी में बनाना पड़ा। वो उस बेचारे को 5 साल जो पावर में रहे, उसमें ना कोई वजारत दी। उसके बाद ये सेनेट चेयरमैन फारूक नाइक बन गए, नीर बुखारी को बना दिया गया। ना तजाज उस वक्त याद आते थे, ना इनको ये रज़ा रब्बानी याद आते थे। वो तो उस वक्त रज़ा रब्बानी ही थे जो कि सेनेट बन के वहाँ खड़ा करते ना क्यूम सुमरों को, और फिर मांगते एलाइस से टिकटें। वो उनकी ज़ाती इज्जत भी थी, और उन्होंने एक 18वीं तरमीम के और बाकी एक कंसेंसस करवाने में एक अपना मुकाम बनाया हुआ। और आज भी मैं सकता हूँ पीपल्स पार्टी में 1-2 ही मुश्किल से लोग हैं जिनकी इज्जत रह गई, और पुराने पीपल्स पार्टी से जिनको लोग अलाइन करते हैं। वरना मुझे तो तीसरा चौथा ये मुझे छेड़ते रहते हैं, तीसरा चौथा नाम भूल जाता है। पोस्टर बॉयज़ कौन है? डॉक्टर आसिम, शर्जील मेमन, सबसे ये पोस्टर बॉयज हैं पीपल्स पार्टी के। वो सारे इनके पटारों के कोई दोस्त है, कोई फलाने का बर्मिंदो सैनिमो का दोस्त है। तो ये इन लोगों के लिए पीपल्स पार्टी है, इसके लिए 4 अप्रैल मना रहे हैं। ये 4 अप्रैल आप क्या करें, हमारे दर्दनाक छेड़ा आमिर साहब आपने बात छेड़ दी, पुरानी पीपल्स पार्टी अब याद आ गई। क्लासे साहब अपनी तकरीर में बिलावल ने कहा ये नजरियात की जंग है। इस जंग में जिन्होंने कोड़े खाए, कैदोबंद की सऊतें बर्दाश्त की, वो नजरियाती कारकुन तो नजरअंदाज है। पुरानी पीपल्स पार्टी कैसे जिंदा करेंगे ये लोग? ये पुरानी पीपल्स पार्टी जैसे आमिर ने बड़े दुखी दिल के साथ आखिरी लग रहा है कि दुखी हमारी सारी जवानी इसमें जा चुकी है। आमिर ने बड़ा सही मेरा ख्याल एनालिसिस किया है कि जो आपको दुख गम भुट्टो साहब की फांसी के दिन नजर आ, मुझे खुद याद है, मुझे शेयर करने में हर्ज नहीं है कि उस रात ये जब भुट्टो साहब की फांसी की खबर आई BBC वगैरह से, उस रात मुझे याद है हमारे घर पे खाना नहीं पका था। हमारी माँ जो थी वो बैठी रो रही थी चूल्हे पे, उस पे अब हर घर का आलम था, ये मतलब ये सबका था। जब फिर हमने दूसरी दफा देखा जब बेनजीर भुट्टो साहबा की असैसिनेशन हुई, उस रात भी ये महसूस किया गया कि हालांकि बहुत सारा बैगेज आ चुका था, इवन देन आपको यूं लगता था कि आपके घर के किसी बंदे की कोई असैसिनेशन हुई है। ये पीपल्स पार्टी के साथ फीलिंग थी। जितना भी दरमियान में से गुजरा भुट्टो साहब से लेके बेनजीर भुट्टो साहबा तक बहुत सारा नुकसान किया पीपल्स पार्टी ने अपना। इसमें स्विट्जरलैंड के केसेस आ गए, मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, $60 मिलियन आ गए, मैसिव करप्शन के एलिगेशन। इवन देन बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन पे कि लोग ये समझ रहे थे कि शायद आपकी दफ़ा बेनजीर भुट्टो आ रही हैं तो वो बड़ी डिफरेंट होंगी। उनके करीबी लोग भी ये कहते हैं कि बहुत कुछ सीख के आ रही थी, और शायद वो बेनजीर भुट्टो ना होती जो पिछले 2 अपने अदवार हुकूमत में थी, वो नहीं था। अब क्या हुआ है, बेनजीर भुट्टो जो भी थी कम अज कम वो अपने आप को 4 सूबों की जंजीर कहती थी, पीपल्स पार्टी कहती थी। मुझे एक बहुत बड़े एक वहाँ पे सिंध के पुलिस ऑफिसर ने खुद मुझे बताया कि एक दफ़ा मैं गया वहाँ पे, जो उनका बिलावल हाउस है, तो वहाँ पे मीटिंग थी, तो बिलावल इनके साथ जा रहा था पुलिस ऑफिसर को। तो जरदारी साहब के ड्राइंग रूम में लोगों को बैठ देख के उसने कहा मेरी माँ जिंदा होती ना तो इनमें से कोई भी यहाँ ना बैठा होता। ये उनको भी एहसास है, रियलाइजेशन है कि हम कहाँ से भुट्टो की पार्टी चली। बेनजीर भुट्टो ने बड़ी हद तक उसको आके बचा के रखा था। अब ये मुमकिन था कि बेनजीर भुट्टो साहबा होती तो ये अपने खोसा साहब जो है अयान अली का मुकदमा लड़े होते, आपका ख्याल है?
ये अदालत में जाते हैं उनका जान अली का मुकदमा लड़ने के लिए तो होती तो नहीं, बहुत किसी दिन कुछ ना पूछ लेते होता। उनसे, खोसा साहब से पूछ लेंगे कि बेनजीर भुट्टो साहबा होती ही आप अयान अली का मुकदमा लड़ने जाते, आप इसके लिए जाते हैं? ये जो मसूफ इन्होंने अपना खरगोश अभी रिहा करवाया है, मतलब पीपल्स पार्टी किस लेवल पे जाके इन्होंने खड़ा कर दिया है? एक खरगोश अंदर जाता है, दूसरा खरगोश बाहर से आ जाता है। मेमन साहब की बात तो नहीं करने जा रहे मेमन साहब वाले तरीके वारदात देखे आमिर साहब। अब एक नया तरीका इन्होंने ढूंढ लिया जो मजाक करना शुरू हो गया। आई होप कि हमारी अदालतें इसका नोटिस लेंगी कि बैरून मुल्क रहते हैं तो ये ठीक होते हैं, सब ठीक है, हट्टे कट्टे यूं करते बार्स में फिर रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स की तस्वीरें आ रही हैं, गालियां खा रहे हैं। शर्जील मेमन साहब लंदन की गलियों पे गालियां खा के अस्पताल दाखिल नहीं हुए, यहाँ पे आते आज उनको अस्पताल दाखिल हो गए हैं और डॉक्टर आसिफ अली जरदारी ने उनसे मुलाकात भी कर ली है, वो सियासी कैदी डिक्लेयर कर लें। एक और सियासी कैदी भी आ रहा है सर, उसका भी सुन लें। कौन? आसमा अरबाब साहबा। अच्छा, वो आ रही हैं? जी जनाब, उनकी भी खबर आज मैं पढ़ रहा था, उनकी भी यहाँ पे अदालत में ठुक गई एप्लीकेशन के जनाब हमें भी जमानत दे दें, हमारे पास भी हमारे पे भी अपने केसेस फेस करना चाहती हैं। ये आने दें, वैसे इन पे केस एक आपको मुझे खुले करना दिल के चाहिए साथ था कि एक इन्होंने ये प्रोग्राम में हमारे से वादा किया था कि हमें अभी लंदन के जो फ्लैट निकल आए तो हमें दे देंगी। वो निकल आए, अब दिए नहीं है वैसे उनको ना। आने दें, अभी ब्रेक पे चलते हैं। उनका प्रोग्राम निकालते हैं जिस प्रोग्राम में मसूफा ने वादा किया था कि आप मेरी लंदन की प्रॉपर्टीज जो है नजायज आप कहते हैं ढूंढ के लाएं, आपको दे दूंगी। इनको वापस आने दें, एक अपने वकीलों के जरिए इनको नोटिस भेज के केस करते हैं कि ये मसूफा की प्रॉपर्टीज के लंदन के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जदादी हैं, ये नंबर्स हैं, इतना इतना रेंट ले रहे हैं, फलां फलां लोग इसके उन 4 फ्लैट्स में रहते हैं, आप मेहरबानी फरमा के ये 4 फ्लैट्स मुझे और आमिर मतीन को दिलवा दें। अब उनके लिए भी वही बंदोबस्त हो रहा है जो इन्होंने उसके लिए किया था, अपने शजीर मेमन के लिए नहीं, इससे पहले जो थे डॉक्टर आसिम के लिए किया, उसके बाद मेमन साहब गए। अब आसमा अरबाब साहब $25 लाख का कमीशन ले के चीनी कंपनी से, तो उसे 14 करोड़ के ये भी ताज पहनेंगी अगर उसके बाद खुदा अब KPK वाले पे गया तो तो बीमार हो जाएगी। हर अमीर आदमी बीमार हो, जेल में जाता तो बीमार होके हॉस्पिटल चला जाता है। ये अदालतों का बहुत ज्यादा ही ये जो है ना बेज मेडिकल ग्राउंड्स पे देने लगते हैं, तो गरीब आदमी को भी कभी अस्पताल भिजवा दिया। आमिर साहब, जहाँ पे हजारों बहाने, शायद ये भी बहानों के पानी चेंज होता है तो शायद इस तरह से बीमारियां लगती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस बात पे भी बात करेंगे कि किस तरह से तनकीद की मौजूदा हुकूमत पर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमतों में क्या क्या आवाम के लिए किया है जो अब मौजूदा हुकूमत पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पीपल्स पार्टी के किरदार से मुताल्लिक़ में बात कर रहे हैं क्लास साहब, लेकिन आज हमने जरदारी साहब को जब सुना तो बड़े वो कॉन्फिडेंट थे अगले इलेक्शन के लिए, अगली दफ़ा फिर इक़्तिदार में आने के लिए। ये कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है? वो वही है ना कि अगली बार फिर जरदारी साहब का आज अगर सम अप करना पड़े तो आज वो ये मैसेज दे रहे थे। मैं थोड़ा सा इस पे आता हूँ, ये बड़ा अहम सवाल है, आमिर साहब से भी इस पे बात करें कि जरदारी साहब इतने कॉन्फिडेंट क्यों नज़र आ रहे हैं यकदम, कि उन्हें वोटों की ज़रूरत ही नहीं रही है, उन्हें पंजाब का पानीपत मैदान जीतने की ज़रूरत भी नहीं है, उन्हें KPK में भी रिवाइव करने की ज़रूरत नहीं। KPK नहीं गए, वो नोट कन्फर्म है, वो बलोचिस्तान भी नहीं गए, दूर दराज हैं, वो गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पे। अच्छा, फिर वहाँ पे वो भी नहीं है, मलिक रियाज साहब ने भी वहाँ पे उनको बना के भी नहीं दिया, जरदारी बिलावल हाउस नहीं बना के दिए, अभी सुने मुल्तान में भी बनवा रहे हैं अपने लिए, अब वहाँ भी बैठा करेंगे। उसके बाद KPK में भी जरदारी हाउस बनेगा, फिर वहाँ क्वेटा में बिलावल हाउस बनेगा। अब हाउसेस की पॉलिटिक्स करेंगे ये वहाँ पे बैठ के, बाकी तो रही नहीं है चीज़ें। अब एक ऐसा जिन्होंने काम करना शुरू किया है जिसपे मैं कहता हूँ हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है या हमारी अदालतें हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो यहाँ से लुट के किया है माल, वहाँ सेटल करके पार्किंग करके पैसों की जदादों की, अब वापस आना शुरू हो गए पाकिस्तान, क्योंकि नया इलेक्शन करीब आ रहे हैं, 4 साल बैठ रहे हैं। आसमा अरबाब जो हैं उस पर हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी भी पड़े हुए हैं हमारे पास, नैब ने इन्वेस्टिगेशन की थी, डिटेल्स आई थी सारी की सारी। अब मसूफा आती है, मैं हूँ कि अदालतों का मैं सामना करूँगी, उन्होंने भी अदालत से वो रजू कर लिया है कि जनाब कि हमें भी आप हमें अबूरी जमानत दे दें, हम दिफा करना चाहते हैं। गंगा में जिसमें आसिम और शर्जील निकल गए वो सोच रही है वो भी निकल जाएगी। एक और भी हैं आपकी फेवरेट, जिन पे आपने बहुत बड़ा एक लंबा एक आपने पीस लिखा था, द कैचअप गर्ल, वो नहीं आएंगी वापस, फरजाना राजा साहबा, वो नहीं आएंगी। उन पे भी नैब पे केस पड़ा हुआ था, जो उन्होंने यहाँ पे 4 बिलियन रुपीस के एडवर्टीजमेंट का स्कैंडल आया था ना, जो उन्होंने माल खिलाए थे लोगों को, हर शय दे दी थी, वो मुझे याद है अनवर बेग साहब ने भेजा था। हैप्पीली लिविंग एवर आफ्टर, वो कोई नहीं, वो आ जाए, देखते हैं शायद वो भी जरूरत उनकी भी पड़ेगी। और भी ढूंढे जो इस तरह जो लूट मार करके पाकिस्तान से बाहर गए हैं, उनको वापस लाएं, टाइम आ गया है। अदालतों से आप जाएं, वहां से हेल्थ ग्राउंड पे जमानतें ले लें, उनसे जाएं आप प्री अरेस्ट बेल्स ले लें। ये पैकेजेस जो आसिफ
आसिफ अली जरदारी साहब अपने लीडरों को ऑफर कर रहे हैं, शर्जील मेमन को ऑफर कर रहे हैं, डॉक्टर आसिम को, अब आसमा अरबाब आएगी, वो सियासी कैदी बन जाएगी। लगता है कि आने वाले दिनों में सियासी कैदियों को विलेन होंगे वो, जो आपके मतलब वो कहेंगी कि कुछ लोग जिन्होंने मेरे मतलब इस तरह की अफवाहें उड़ाई और 2 साल से खामोश हैं। और उस वक्त इन्होंने स्टोरी ब्रेक की, मेरी लंदन में गैर कानूनी जो जदादें ली हैं पाकिस्तान से माल लेके, इन्होंने जाकर उस वक्त उड़ाई जब मेरी अम्मा भी बीमार थी। याद है आपको, प्रोग्राम में बार बार कह रही थी कि आप उस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं जब मेरी अम्मा हजूर की तबीयत ठीक नहीं है। तो उनसे पूछा जाना चाहिए था कि जनाब कि आपको अम्मा हजूर ने उस वक्त मना नहीं किया जब आप बैठ के लंदन में आप इस वक्त पे जब पैसे ले रहे थे और वहां पे प्रॉपर्टीज बना रहे थे, 4 फ्लैट्स ले रहे, सारी डिटेल्स है हमारे पास। पहला केस तो इनका आपको हमारे ऊपर करना चाहिए पाकिस्तान में कि इन लोगों ने मेरे जैसे मासूम को बैठ के डिफेम किया था। एक हम इन पे करेंगे, जरा वापस आए कि पहले तो ये जो 4 फ्लैट्स के इन्होंने वादा किया था टीवी शो में कि आप ढूंढ के दें, और उसके बाद हमें नहीं मिली, हम ढूंढते रहे, वो गायब हो गई। अब वापस आ रही उनको फिर ढूंढेंगे। सही है। मैं छोटा सा इस पे करता हूँ, जो जरदारी साहब का कॉन्फिडेंस है ना, अगर आप इसकी कंडोलीज़ा राइस की किताब अगर आपने पढ़ी हो, जो लिखी थी, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उसमें आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में पावर्स आपको कौन लेके देता है। हुसैन हकानी साहब को तो बड़ी हकारत फरमा रहे थे, लगता है अब की दफ़ा हुसैन हकानी की जगह इन्होंने नया कोई वहाँ पे कोई खरगोश तलाश किया है। हुसैन हकानी इरेलेवेंट हो गए। कहा था उन्होंने कि जितना मैंने हुसैन हकानी को इस्तेमाल करना था कर लिया। बिल्कुल उन्होंने लंदन में कुछ इनकी जो रिपोर्ट्स आ रही है, लंदन में कुछ इनकी कुछ लोगों से मुलाकातें हुई थी जरदारी साहब की। ये कॉन्फिडेंस उनको वहीं से आ रहा है, वो ये समझ चुके हैं, वो नवाज शरीफ साहब हूँ या जरदारी साहब, कि पाकिस्तान के लोगों के जरिए आप पावर में नहीं जाते। आपने अगर पाकिस्तान में अगर पावर में आना है, ये दोनों को ये बात समझ आ चुकी है। आप वाया भटिंडा जाते हैं, अमेरिकन, ब्रिट्स और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, इन तीनों का आपके साथ होना जरूरी है, फिर आप आ सकते। और ये जितना तामुन करते हैं उसके बदले में और कोई नहीं कर सकता। अब मसलन मैं आपको 2-4 किताबों के हवाले दे रहा हूँ, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। आप हिलरी क्लिंटन की किताब पढ़ लें, इन्होंने कितना तामुन किया हुआ है। इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब ने जब हिलरी ने इनको टेलीफोन किया OBL के बाद कि हमने OBL को मार डाला है, और हिलरी कहती है मैं डर रही थी कि पता नहीं जरदारी साहब मेरे ऊपर चढ़ाई फरमा देंगे कि आपने ये क्या किया। वो जो उन्होंने उसका जवाब है ना, वो आसिफ अली जरदारी का, वो जरूर हिलरी क्लिंटन की किताब में पढ़े कि मसूफ कैसे आगे से लाम लेट हो गए थे। ऐसे सेम आप उसके लियोन पनाटा की बुक्स आप बुक पढ़ लें, वर्दी फाइट्स जो है उसकी, वो ये CIA के डायरेक्टर थे, उन्होंने जब पाकिस्तानी जर्नलों को फ़ोन किया था कि जनाब हमने OBL को ले लिया, इनका क्या रवैया था। ये कंडोलीज़ा राइस की पढ़ लें। पाकिस्तान में ये पावर शेयरिंग जितनी भी होती रही है, 3 प्लेयर ज़रूरी हैं। अमेरिकन हैं इसमें ब्रिट्स हैं, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है। लोग तो सऊदी अरब के बारे में अब कहते हैं कि उनका भी बड़ा रोल होता है यहाँ पे, उनको नईम उल हक साहब पे हम बात करेंगे। लगता ये है कि ये बात तय हो चुकी है, इमरान खान को जो डिसएडवांटेज है कि ये ना अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के लिए आज तक ये कर सके हैं कि अब काबिल कबूल बनाते, ना ये अमेरिकन के लिए अपने आप को काबिल कबूल बना सके, ना ब्रिटेन के लिए, ना सऊदीज़ के लिए। इसमें इनके बहुत सारे हामी कहेंगे कि नहीं वो बहुत आला पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, अभी उस पे देखें, रूस पे इल्जाम नहीं लगता कि उन्होंने अमेरिकन के इलेक्शन में बैठ के उन्होंने डोमिनेट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। इमरान खान साहब को उस पर आएंगे अगले सेक्शन में, आप पहले इनसे ले लें। इमरान खान को बड़ी हद तक, ये मैं बड़ी प्रैग्मेटिक बात कर रहा हूँ, 2 आइए मैं खुद आइडियलिस्ट हूँ, इमरान खान को बड़ी हद तक कुछ फोर्सेस के लिए अपने आप को एक्सेप्टेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज सड़कों पे धक्के खाते रहे। सर पे आ गए हैं, कब करेंगे क्लास? चलिए ये फिर हम अगले सेगमेंट में जाएंगे, इस पे डिबेट करेंगे, बिल्कुल बात करते हैं। वैसे भी इलेक्शंस के हवाले से और आसिफ अली जरदारी साहब के कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करें। आमिर साहब, आज आप बड़े मूड में, इमोशंस के साथ जरा हमें बताएं कि उनका ये कॉन्फिडेंस आपको भी लगता है कि वही है जो क्लास साहब ने बयान किया? उनका कॉन्फिडेंस की एक तो ये वजह हो सकती है जो क्लास साहब कह रहे हैं, क्योंकि उनकी हमेशा से ये थ्योरी रहती है कि जी अमेरिका से हो जाएगा, लंदन से हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की जो है ना एक वैल्यू होती है जो है, मगर ये पोस्ट पनामा जो है ना, पनामा पाकिस्तान तब्दील हो चुका है बहुत ज़्यादा। उतनी इन चीज़ों की मफरूज़े पुराने जो थे ना शायद इतने अहम नहीं रह गए। अभी अखलाकियात जो है ना बहुत बड़ा चीज़ आ गई है, और लोग, इदारे भी, सुप्रीम कोर्ट भी जो है, ये सारे जो फैसले पिछले 2-3 माह में आए हैं वो सारे हैं कि जनाब निज़ाम ठीक होना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ जो भी फैसला पनामा का आएगा, एक चीज़ तो डेंट पड़ गया है, और यह अखबार का बाय द वे एडिटोरियल भी है कि जो लीगली जो मर्जी फैसला आए, जो सियासी नुकसान था ना नवाज शरीफ साहब को वो हो गया है कि इसके मुकदमे के दौरान में जो चीज़ें निकली हैं, कतरी लेटर वाली और ब्ला ब्ला ब्ला, उससे बड़े सवाल हो गए हैं कि ये हमारी तमाम मुक़्तदर तबका ये कर क्या रहा है और ये क्या निज़ाम है।
वो एक गुस्सा है जिसके अंदर जो पीपल्स पार्टी को भी वो पुराने मफरूज़े आसानी से नहीं चलने देगा, और ये प्रॉब्लम नवाज शरीफ साहब को भी होगी। जो भी फैसला आ जाए लीगल, में उसकी बात ही नहीं कर रहा। दूसरा एक और उनकी मफरूज़ा है असद जरदारी साहब का, जिसपे उनका बेस्ड और वो हमेशा से था, जिसकी वजह से उन्होंने बेनज़ीर साहबा को भी अपनी तरफ माइल कर लिया था। वो ये थ्योरी थी कि पाकिस्तान में सियासत करनी है तो माया चाहिए, माया कमाओ। इसीलिए पहले टर्म के अंदर वो मिस्टर 10% का खिताब लिया, और सेकंड टर्म में पहले सरे पैलेस निकला, फिर ये स्विस अकाउंट्स निकले, स्विस अकाउंट्स निकले। उसके पीछे था कि बीबी पैसा चाहिए। वो पिछले 5 साल पहले, 4 साल पहले 2013 में वो पैसा नहीं काम आया। अब भी उनका ख्याल है कि एक वो जो उनका लैंड माफिया है, वो उसने कहा है कि जी मैं आपको 20-25 बंदे तो मैं डिलीवर करूंगा, एक एक कैंडिडेट को देंगे ना हम यहाँ पे 10-10, 20-20, 30 करोड़ रुपया, यूँ मैनिपुलेट हो जाएगा। हाँ, पैसे की भी वैल्यू है, लंदन अमेरिका भी वैल्यू है, मगर ये एक बदलता पाकिस्तान भी है। यहाँ अखलाकियात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ये हल्के फुल्की सपोर्ट इन चीज़ों से आ सकती है, कैंडिडेट से, पैसे से, मगर लार्जली जो मैं समझता हूँ 2018 का इलेक्शन है ना, वो अखलाकियात पे लड़ा जाएगा। वो अखलाकी तकाजे जो पूरे करेगा वो 80% वहाँ से आएगा। बाकी ये 10-20% की बातें हैं ये वाली कि कैंडिडेट कौन होगा और जनाब पैसा कितना लगाएगा, और ये लंदन अमेरिका का तो मेरा ख्याल बड़ा थोड़ा रोल हो गया है, ओवर एस्टिमेट करते हैं। चलें अभी ब्रेक में चलते हैं। जब ब्रेक से मफरूजा वैसे वापस हैं, एक और भी मेरे पास है कि जरदारी साहब इस वक्त पहाड़ पे क्यों चढ़ गए हैं कि अगली हुकूमत मेरी है, एक और भी है मेरे पास। चलें बस पहाड़ पे उनके चढ़ने की वजह क्या है ये तो हम जानेंगे ब्रेक से वापस आकर, लेकिन ये भी आपको बताएंगे जिस तरह से आमिर साहब ने पैनमा के हवाले से बात की है, फैसले का इंतजार तो पीपल्स पार्टी को भी है, लेकिन वो मैदान में निकल आए हैं। नून लीग भी जलसे कर रही है खूब भरपूर तरीके से, मगर इमरान खान सब बनी गाला से आखिर क्यों नहीं निकल रहे। ब्रेक लेके वापस आएंगे, बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लासा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बताने वाले थे कि आसिफ अली जरदारी साहब आखिर पहाड़ पर क्यों चढ़ गए हैं। एक बात वो बार बार कह रहे हैं कि जी पनामा के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है, असेसमेंट है जो तो अब तक प्रोसीडिंग में हुई, जरदारी साहब की भी वही असेसमेंट लग रही है और भी लोगों की कुछ है। नवाज शरीफ साहब के लिए पनामा का फैसला बहुत सारी मुश्किलात लेके आएगा, इतनी आसानी से ये मुश्किलात टलने वाली नहीं है इनके लिए, इट विल क्रिएट इशूज़। वो ये समझ रहे हैं जो उनकी असेसमेंट है कि अगर नवाज शरीफ साहब एंड फैमिली का ये पनामा की वजह से, फैसले की वजह से डाउनफॉल होता है, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो फिर वो इमरान खान की तरफ नहीं जाएगी, वो फिर वो मेरी तरफ आएगी। ये इनकी असेसमेंट है, इनकी कैलकुलेशन है कि इन केस ऑफ फॉल ऑफ हाउस ऑफ शरीफ, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पास वो सऊदीज हों, वो अमेरिकन हों, ब्रिटेन हो या दीगर फोर्सेज हों और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हो, उनके लिए काबिल कबूल मैं हूँगा, मिस्टर आसिफ अली जरदारी होंगे, इमरान खान नहीं होंगे। इमरान खान की अपनी रीजनिंग है कि इमरान खान क्यों नहीं होंगे। अब इमरान खान को ये बात समझ आना शुरू हो गई है, ऐसा ऐसा उन्होंने जिस पे हम आना चाह रहे थे कि अब इमरान खान साहब भी अपने आप को रेलिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल जो उनसे मुलाकात हुई है जी, बाजवा साहब से मुलाकात हुई, उसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे। सो जरदारी साहब की कैलकुलेशन ये है, जो बात आपको याद होगा वो की थी उन्होंने, जनरल ये मुशर्रफ साहब जो थे, उन्होंने एक दौर में अपने आप को प्रेजेंटेबल किया था इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि मैं हूं जो डिलीवर कर सकते हैं पाकिस्तान में। 6-7 साल तो उन्होंने उनसे काम लिया। एक स्टेज पे बीबी ने कहा, ये कंडोलीजा राइस के जरिए, हुसैन हकानी के जरिए नहीं, जना मुशर्रफ अब डिलीवर नहीं कर सकता। जब 2007 में यहाँ पे जुडिशरी की उनको सैक किया तो यहाँ मूवमेंट शुरू हुई, तो बीबी ने कहा था कि मैं अब डिलीवर कर सकती हूँ। और फिर हमने देखा जो इनकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो फिर नवाज शरीफ साहब आए, 5 साल उनको मिले, 5 साल जरदारी साहब ने ले लिए थे। अब जरदारी साहब उसी अंडरस्टैंडिंग को आगे लेके चलना चाहते हैं। सिर्फ पनामा का इस वजह से इंतजार हो रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पनामा की वजह से हिट होती है तो डेफिनेटली आप इनको अगले इलेक्शन में प्रॉब्लम होंगे और बेटर चॉइस मैं होऊंगा, वो बेटर चॉइस मैं होऊंगा। अब इमरान खान साहब अपने कार्ड्स इस पे कैसे खेल सकते हैं। इमरान खान को एक बयान लड़ गया था, आपको याद होगा, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि मैं अगर वजीर आजम बन गया तो मैं अपनी फौज को कहूंगा कि अमेरिकन ड्रोन को गिरा दो। तो हमारी फौज ने भी कहा था भाई साहब हम मतलब अमेरिका से तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं लड़ सकता, चाइना नहीं लड़ा, जर्मनी नहीं लड़ा, फ्रांस नहीं लड़ा, ब्रिटेन नहीं लड़ता, हम कहाँ पे लड़ेंगे। आप हमें किस जंग में धकेलना चाहते हैं। मुल्ला उमर, सद्दाम हुसैन वाला काम तो हमने नहीं कराना पाकिस्तान के साथ। सो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे पीछे हट गई थी और साथ में अमेरिकन और दीगर भी हट गए थे कि अगर इमरान खान साहब आते हैं यहाँ पे तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, अफगानिस्तान और ये इराक जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। आपकी दफ़ा भी इमरान खान साहब को बड़ा वाइजली, आई एम रिपीटिंग,
इसमें कोई हर्ज नहीं होती कि आप इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक उनके कह रहे साथ अलाइन करते हैं, अपने आप को अपना पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करते हैं, उनका समझते हैं। ब्रिटेन यही कुछ करता है। जर्मनी के मर्कल के उन्होंने टेलीफोन हैक करवाए थे जो अमेरिकन ने, उन्होंने उनके तल्लुकात खराब कर लिए थे या उनको अड्डे उनके खत्म कर दिए थे। सो इमरान खान साहब को लोकली और इंटरनेशनली अपने आप को प्रेजेंटेबल, अपने आप को एक्सेप्टेबल करना पड़ेगा। बड़ा वाइजली चलना होगा। अदरवाइज वही आसिफ अली जरदारी एक बारी फिर वो तैयार हो रहे हैं जनाब आने के लिए। एक बारी फिर वारी कुछ इस टाइप करके है। आमिर साहब, जिस तरह से इमरान खान की बात की है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोर्सेस के लिए एक्सेप्टेबल बनाना होगा, क्या इसी सिलसिले की कड़ी है कि कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात की है जो इमरान खान ने यहीं से आगाज किया उन्होंने? मेरा ख्याल है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं तो आपको एक बड़ा मुदब्बर होना पड़ता है, मुतवाज़न होना पड़ता है, और ये जनरली आप एक ज़िम्मेदार शख्स के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये तो एक लाजमी चीज़ है। मगर जब आप बिल्कुल गिरे होते हैं, इमरान खान का जब अरूज हुआ वो तो टोटली एंटी इंटरनेशनल, उन्होंने जो है इस्टेब्लिशमेंट उसके भी खिलाफ, ब्राउन के खिलाफ कैंपेन और ब्राउन साहब के खिलाफ, और ये सारा वो करते थे उस वक्त। ठीक है, शायद ज़रूरत भी थी और वो चलता भी था। यहाँ भी उनके बड़े मुबहम किस्म के पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के मतलब भी इस तरह के आते थे, बड़े ही वो कंफ्यूजिंग किस्म के रिमार्क्स कि वो भी लोग डरते थे कि पता नहीं यार ये कोई ज़िम्मेदार आदमी नहीं है। तो मेरा उनके यहाँ एक कोर्स करेक्शन नज़र आ रही है कि उनके यहाँ अब ये एक एफर्ट नज़र आ रहा है कि जनाब ये एक, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए ट्राई करना है तो अपना इम्प्रेशन एक ज़िम्मेदार आदमी का एक आपका ये तसव्वुर होना चाहिए, उसके लिए है। मीटिंग जो है ये से ज़्यादा तो मैं ये रिएक्शन पे हंस भी रहा हूँ और रो भी रहा हूँ कि ये जो नईम उल हक साहब वाली कंट्रोवर्सी हो गई कि जनाब क्या उन्होंने कह दिया। तो बात ये है कि मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं थी कि वो जाके मिले, और वो ऑन रिकॉर्ड मिले हैं। और यहाँ पे तो वरना जो है वो क्रास साहब अभी ये वक्फे प्रोग्राम से पहले कह रहे थे कि जनाब ये तो जो रात की अंधेरों में छुपने की जो चौधरी साहब जाते थे वो होती रहती थी ये सारी। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि ये मुलाकात हुई क्या है और उसका अंदाजे लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो कि क्या है, उससे डरे हुए हैं। एक थोड़ा सा खौफ है कि पैनामा का नतीजा आने वाला है और ये ऐसे में आ रहे हैं, और अंदर की इतलाएं या तो इमरान खान को हैं या बाजवा साहब को हैं। वो हम तो उनके बयानात से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। एक आधी ISPR की ट्वीट आई है या इमरान खान के उसके बाद बयानात आए हैं कि क्या बात है, खुशखबरी उन्होंने बात किया है, मगर अंदर से वो बड़े कॉन्फिडेंट आए हैं। मेरा उस कॉन्फिडेंस को देख के थोड़ा सा नून लीग के रैंक्स में एक थोड़ी सी ना खलबली सी बची हुई है कि समझ नहीं आ रही, तो और कुछ नहीं मिला तो भाई नईम उल हक साहब मिल गए। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि PTI का मीडिया हैंडलिंग का हमेशा से मसला रहा है। बड़ी माजरत के साथ श्री मज़ारी साहबा जो है वो भी जो है ना वो भी हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहती हैं, वो भी उनके लिए भी वो भी प्रॉब्लम है। और नईम उल हक साहब भी शरीफ आदमी हैं बेचारे, उनको मीडिया की इतनी समझ नहीं है, ना ही मैं समझता हूँ वो कोई जो है ना सियासत को मेरे नज़रिए में तो इतना ज़्यादा समझते हैं। कोई मीडिया से ताल्लुक पता नहीं क्या, सुना है किसी ज़माने में कोई छोटे से एंकर रहे होंगे या पेरिफेरी पे रहे हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो कभी रहे नहीं और गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, गिलास तोड़ने लग पड़ते हैं तो इनकी सर पे मार देते हैं। तो वो जिस तरह का यहाँ पे तहमुल मिजाज आदमी, और अगर आप अपना इंप्रेशन चाहते हैं कि जिम्मेदार आदमी का इमरान खान का इंप्रेशन हो तो उनको मीडिया के भी लोग वो रखने चाहिए जो बड़े मुतवाज़न और बड़े जिम्मेदार। मीडिया स्ट्रेटजी इन्हें बेहतर करनी हुई। खुफिया मुलाकातों पर क्लास बात हम जरूर करेंगे, लेकिन कल आपने कहा था कि इमरान खान ने जो मुलाकात की इस पे मैंने अपने कमेंट्स को महफूज कर लिया, हम चाह रहे हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। ये मुलाकात किस बेस पे थी? ये जैसे आमिर ने कहा ना कि इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि वो उन तमाम हलकों तक रीच आउट करें जो उनसे दूर चले गए थे 2013 में, जिस वजह जो उनसे गलतियां हुई। इट्स अ गुड थिंग कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं। इमरान खान साहब को और उनके हामियों को एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आप अमेरिका के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, दुनिया के खिलाफ स्टैंड पे लेना चाहते हैं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करना चाहते हैं, फिर पावर के लिए आप स्ट्रगल मत करें, फिर पावर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप एक न्यूक्लियर कंट्री हैं। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का जो भी सरबराह होगा, वेदर वी लाइक दीज फैक्ट्स आर नॉट, वो आपको दुनिया जो है एक बेहतर सेन आदमी चाहेगी जो सपोजली उनके कंट्रोल में हो,
इमरान खान साहब का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो उसके जो फॉलोअर्स हैं इसको बहुत बड़ी खूबी समझते हैं कि इमरान खान साहब किसी के कंट्रोल में नहीं है, और वो ये समझते हैं कि जनाब एक खुददार, एक सॉवरेन मुल्क, एक खुददारी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए, ऐसा इमरान खान चाहिए। फिर आप एक अपोजिशन में रहें, अपोजिशन आप बड़ी अच्छी करते हैं, आप सड़कों पे बड़ा अच्छा एजिटेट करते हैं, पार्लियामेंट में आपका दौड़ लग जाए, खैर पार्लियामेंट की अपोजिशन तो इन्होंने की नहीं है मेरा ख्याल है, बाकी आप टीवी शोज में बड़ी अच्छी कर लेते हैं, टेक ऑन बड़ा अच्छा करते हैं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को आपने मतलब है उनको एक तरह का आगे लगाया हुआ, यू आर वन ऑफ द बेस्ट अपोजिशंस, नो डाउट। फिर पावर के लिए अगर आपने जाना है, पावर की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इंट्रीग्स होती हैं, उसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट होती है। पे चले जाएं जहाँ ब्रेक पे मैं थोड़ा सा मजीद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा सॉफ्ट लफ्जों में कि इमरान खान साहब की मौजूदा जो है पावर में आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स जरूरी होती हैं, और जिस तरह से इमरान खान पर भी साबिक ISI के चीफ जनरल पाशा से खुफिया मुलाकातों का इल्जाम लगता है, नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान तक, आखिर इन खुफिया मुलाकातों का एजेंडा क्या होता है, मकसद क्या होता है या फायदा क्या होता है? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। क्लासेस अब इक़्तिदार से मुताल्लिक़ बात हो रही थी, तो पावर में आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, क्या होती हैं रिक्वायरमेंट्स? जो हमारे यहाँ एक बना दिया ना फॉरेन पॉलिसी को, हमने बना दिया इज्जत और गैरत का मामला। फॉरेन पॉलिसीज ऐसे नहीं होती, मुल्कों के साथ तल्लुकात आपके इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। इमरान खान साहब ने मान लिया कि जिस तरह का स्टांस लिया, वो KPK में तो बड़े पॉपुलर हुए, ट्राइबल एरियाज में KPK में वोट भी मिल गए, सिर्फ वहाँ पॉपुलर होने से मसले नहीं हल होंगे। पंजाब आपका सबसे बड़ा एक सूबा, 148 सीटें हैं। एक दफ़ा ये भी थे, आमिर साहब थे, मैं था, नुसरत साहब थे, अरशद शरीफ भी थे, एक हमारी इमरान खान से नोमी शाह हमारे दोस्त हैं, उनके घर पे खाने पे मुलाकात होगी, अच्छी खासी डिस्कशन हुई। उनको जितना मतलब उनको ज़्यादा कंसर्न उस बारे में है KPK के हवाले से, पंजाब के वो इश्यूज़ पॉलिटिक्स कभी भी नहीं समझ रहे। अभी भी वो बहुत ज़्यादा वो खौफ ज़्यादा है कि अगर मैंने पंजाब में फलां अगर मैंने आके बातें की, इनिशिएटिव लिए, तो मेरा KPK का वोटर नाराज़ हो जाएगा। मैं कहा हजूर, आप KPK का वोटर सारा आंखों पे, आप KPK के वोटर की बुनियाद पे पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पंजाब में पानीपत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब ये सीख चुके हैं कि मैंने इक़्तिदार में आना है तो मैंने पंजाब पे फोकस रखना है, बाकी सूबों में वो ना जाते हैं, ना उनके इंटरेस्ट है, तीनों सूबों में नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है उनको जरूरत ही नहीं है। आप ये पंजाब में बैठे हुए, वो पंजाब पे बैठ कर सारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इमरान खान साहब सिंध में एंटर नहीं हुए, अब वो कहते हैं मैं अब जाऊंगा, 4 साल टाइम था, वो नहीं गए सिंध में, अब देखते हैं स्पेस बनती है नहीं बनती। तो जरदारी साहब को ये बात बहुत पहले समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान वापस आने के लिए आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनसे डील करनी पड़ेगी। अभी भी वो कॉन्फिडेंट हैं कि जनाब अगली हुकूमत मैं बनाऊंगा। नॉट ये पाकिस्तान के लोगों के वोटों की स्ट्रेंथ पे नहीं आई है, मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, ये मैं इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस उनका लोकली नहीं है। लोकली कॉन्फिडेंस एक बयान दिया था ईंट से ईंट बजाने का, उसके बाद ऐसे भागे 2 साल वापस नहीं है। लोकल तो ये उनके मसाइल थे, ऊपर से टेलीफोन कराया, हमें नहीं कहता किससे ऊपर से फोन आया, ये ऊपर से फोन वाले मामला नजर आ रहे हैं। ही इज स्टिल कॉन्फिडेंट कि मैं अगली हुकूमत बनाऊंगा। एक तो अपना जो वोटर है उसको मैसेज दे रहे हैं कि जनाब बस हम फिर आ रहे हैं, हम करप्शन करें, हम यहाँ पे महल बनाएं, हम सरे महल बनाएं, हम दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदें, हम 90 अरब आके लड़काना के खा जाएं, शर्जील मेमन 5 अरब खा जाए, डॉक्टर आसिम पे 460 बिलियन रुपीज़ के आ जाएं, चीज़ें आ जाएं, सहूलतकार हो जाएं। हमारे जो दोस्त बैठे हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो आके हमें रेस्क्यू भी करेंगे, हमें बेल आउट भी करेंगे और हमें इक़्तिदार भी लेके देंगे। इमरान खान साहब के लिए एक लास्ट एक छोटा सा वो है कि आप अपने आप को आप रेलिवेंट करें, इसमें हर्ज नहीं होती, दुनिया ऐसे एडजस्ट करती होती है। आपको भी बहुत सारी की एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। कुछ आपकी पॉलिसी जो थी ऐसी रही हैं जो मेरा ख्याल है जिससे आपने बड़े तबके का मसला, उनके बाद लोग ये कहते पाए गए हैं कि हम इक़्तिदार में आ गए तो यहाँ पे इक़्तिदार में आए या ना आए, जो इस मुल्क में सेकुलर या लिबरल हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब ये मैसेज अब शहरों को दे रहे हैं जो आपके मॉडरेट तबका है जो आपको वोट देता है। सो इमरान खान की अपनी पार्टी में प्रॉब्लम है, अपनी चीज़ों में है। जहाँ तक मुलाकात की बात है ना खुफिया की, ये चौधरी निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ से ज़्यादा ये खुफिया मुलाकातों का मास्टर कोई नहीं है इस मुल्क में। जनरल कियानी साहब पे इल्ज़ाम आता है, ऐसे नहीं लग रहे। जनरल कियानी साहब को एक बात का जवाब देना चाहिए कि आप इलेक्शन से पहले आपने चौधरी निसार और शहबाज से आपने 12 खुफिया मुलाकातें GHQ में क्यों की? सवाल तो उठ गया ना। ये बोलते नहीं है, मतलब इनके बारे में किताबों में जो कुछ लिखा गया जनरल कियानी साहब के, जनरल पाशा साहब के, इनके बारे में इन्होंने कभी जवाब देने की कोशिश नहीं की। इनके बारे में जो लियोन पेनेटा ने लिखा है, न हिलरी क्लिंटन ने लिखा है, उसके बाद दूसरे दीगर जर्नल थे उन्होंने लिखा है, उस वक्त जवाब तो दें कि इनका रोल क्या रहा है, कंडक्ट क्या रहा है।
तो ये जवाब बनता है, जनरल कियानी साहब को ये जवाब देना चाहिए कि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान रात को आपके पास आके मिलने क्या करने आते थे, जब मुलाकातें क्यों हुई? अपोजिशन में थे, ये वहां चौधरी निसार अपोजिशन में था, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, डाउट्स तो क्रिएट होने थे। इमरान खान चले मिले हैं जाकर जनरल बाजवा साहब, दिन की रोशनी में मिले हैं, बकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है, फेयर इनफ। तो जनरल मतलब उनको जवाब देना चाहिए। वोट वाइज सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, मेन अपोजिशन है, इश्यूज हैं केपी के, उनके पास गवर्नमेंट है, वॉर टेररिज्म जो है वहाँ पे चल रही है। सो जस्टिफिकेशंस बनती हैं बिल्कुल कि उसके ऊपर मिला जाए और वो मिलना चाहिए, उसमें कोई मैं नहीं समझता हूँ वो है। पर मैं समझता हूँ कि ये एक जो है ना असल वो इनसिक्योरिटी है, और हम सारे ये डिस्कशन तो कर रहे हैं पोस्ट जो है इलेक्शन और ये वो, पर मेरा ख्याल है ये इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सियासत जो है ना पैनमा के फैसले के बाद बहुत ज़्यादा तब्दील होगी, जब तक वो फैसला नहीं आता तो वो जो है ना ईदर वे जो भी आ जाए फैसला उसका बहुत ज़्यादा असरात होंगे। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है 2018 का इलेक्शन, मैं बार बार कहता हूँ कि वो पैनमा के केस डिटरमिन करेगा कि वो किस तरफ जाती है। और आसिफ ज़रदारी साहब का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो महर आ गए, शराजी आ गए, जाम आ गए, तो इम्तियाज़ शेख आ गया, और फिर वो उन्होंने तो इरफानुल्लाह मरवत को भी लेने की कोशिश की, तो वो समझ रहे हैं कि वहाँ पे ठीक है सिंध में और काफ़ी हद तक पंजाब में भी कचहरी और थाने का निज़ाम है, बल्कि कि पुलिस स्टेट्स बन चुकी हैं ये दोनों सूबे। तो वो समझते हैं क्योंकि वहाँ पे ये अफराद हैं और थाने का निज़ाम है तो इन अफराद के जरिए जीत लेंगे। लेकिन वो चेंज हो रही है पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की तारीख में दो पहली बातें, आज तक कभी कोई गवर्नमेंट री इलेक्ट नहीं हुई। एक फैक्ट याद रखना चाहिए, 1977 में सिर्फ भुट्टो साहब हुए थे, वो भी इलेक्शन, उसके बाद मार्शल लॉ लग गया। और दूसरा ये है कि वो हर जो इलेक्शन हुआ है 2008 का 2013 का वो एंटी वोट था। वो जरदारी साहब नहीं जीते थे, वो मुशर्रफ साहब आ रहे थे। 2013 में नवाज शरीफ साहब नहीं जीते थे, आसिफ जरदारी आ रहे थे। तो इनकम्बेंसी जो है ना, इक़्तिदार में रहने का फैक्टर, लोग बड़ी जल्दी तंग पड़ जाती है, एस्टेब्लिशमेंट भी तंग पड़ जाती है, अवाम भी पड़ जाती है, क्योंकि इतने मुश्किल हैं कि याद रहे कि पंजाब में और सिंध में अब इनको 10-10 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, 10 साल हो जाएंगे। और मिसाइल ये बिजली का देख लें कि 5 साल बाद पता चल रहा है कि 5000 जहाँ से स्टार्ट किया था जब ये आए थे तो 4000 थी, अब वो जो शॉर्ट वॉल है वो 5000 की हो गई है, वहीं के वहीं खड़ी कर रहे हैं। और खालिद साहब कहते हैं गर्मी ज्यादा पड़ गई। भाई जब वो वादे कर रहे थे 6 महीने ठीक करने के कि जी ये सिर्फ गवर्नेंस के मसले हैं, मैनेजमेंट के मसले हैं, सर्दी का मौसम था, उस वक्त ये कह रहे थे ना कि हम 6 महीने में ठीक कर देंगे अगर गर्मी ना पड़े, और अगर काफी सारे अगर साथ ऐड कर लेते। उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब नहीं कहते थे, कह रहे थे आए ये ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते थे कि जनाब ये 2018 की कैपेसिटी है, सिर्फ मैनेजमेंट का मसला है, हम तो आएंगे 2 महीने में मैनेजमेंट इसकी ठीक करेंगे। और कल वो कह रहे थे कि जनाब भाई ये 5वीं गर्मी है, नवंबर में क्या करनी होती है, बिजली चाहिए होती है गर्मियों में, तो लोगों का कीमा निकलता है 10-10 घंटे गर्मियों में। अगर 5वें साल में वादा पूरा नहीं हो रहा तो अगली गर्मी से तो पहले इलेक्शन हो जाएंगे। दिस समर इज द टेस्ट, 5 years, दिस इज द 5th समर ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड द फाइनल समर्स। इसके अंदर अगर 5 साल बाद भी आपकी लोड शेडिंग खत्म हो रही तो अगले साल तो गर्मियों से पहले इलेक्शन हो जाएगा। इसका हल है मेरे पास, इलेक्शन जो है ना इनको ये सर्दियों में करा देने चाहिए। सर्दियों में वही ना, इन्होंने वो जो है हमारे अंदर भूलने की बड़ी कैपेसिटी है, मार्च अप्रैल में ही होंगे वो जो है गर्मियों के आने से पहले वो करा लें। लोग इतने भी मतलब हमारे यहाँ लोग सीरियस नहीं होते। हमें तो ये नहीं याद रहता कि 2 दिन पहले हमने प्रोग्राम में कौन सी बात की थी, लीव अलोन, हमें ये याद होगा कि उन्होंने हमें बिजली देनी थी। लास्ट में एक इमरान खान साहब के लिए एक मेरी फ्रेंडली एडवाइस है, भाई तो नहीं करनी क्योंकि पख्तूनों से डरते हैं, हर बात पे कहते हैं यार वो केपीके वाला नाराज हो जाएंगे, उनकी सारी सियासत केपीके में जाके वहाँ ठंडी होकर पड़ गए। वो पश्तून भाई भी ज़रा मेहरबानी फरमाए उन पर, उनको बाज़ इनिशिएटिव लेने दें। इनको सूट करता है इस वक्त इमरान खान को कि ये केपीके में हज़ारा सूबे का अनाउंस करें एंड देन ही शुड ये गो टू पंजाब और प्रोपेगेट करें कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर आपके लिए। इमरान खान साहब ये गैम्बल खेलने को तैयार नहीं, इन्हें हज़ारा सूबे का गैम्बल खेलना पड़ेगा। इसके बाद इन्हें साउथ में बड़ी तादाद में वोट मिल सकते हैं जो पीपल्स पार्टी वहां से लेती रही है। सबसे आसान और माफ कीजिएगा पॉसिबल जो है वो सराइकी सूबा है
जिसकी तमाम पार्टीज मैनिफेस्टोज में भी वादा कर चुके हैं और ये डुएबल नहीं बनने है। देंगे सेंट्रल पंजाब में किसी को इशू नहीं है, बाकी तमाम सूबों में डिवीजन का इशू है। एक हज़ारा में करेंगे तो बलूचिस्तान में भी इशू होगा, सिंध में भी इशू होगा। जो डुएबल है और सबसे ज़रूरी है पंजाब के अंदर है, पंजाब में 2 टोटे 3 टोटे कर लें। वो पंजाबी बेचारे भी कहते हैं खुदा के लिए ताने बंद करें, इस पे टोटे करें। इसके में हज़ारा वाले पे ना किसी तफसील से मैं आपसे बात करूंगा, ये कितना जरूरी है। तफसील से इस पे बात करेंगे। बाकी जो लोड शेडिंग से मुताल्लिक बात हो रही है तो मुझे शहबाज शरीफ साहब की बात याद आ गई, इक़्तिदार में आते 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। जनाब 5 साल आपके पूरे होने के, कुछ तो करें। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा।